हेलो स्टूडेंट्स, गुणक कर रहे थे हम लोग। अब गुणक को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कैसे अर्थ जो रुपया है वो मूव करता है ना। करेंसी कैसे मूव करती है, और वो ज़्यादा मूव करती है तो किस कारण से, कम मूव करती है तो किस कारण से। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में गुणक ज़्यादा होगा या कम होगा किस पर निर्भर करेगा? बचत और संग्रह की मात्रा पर। यदि बचत अधिक होगी तो उपभोग कम हो जाएगा। नेचुरली आपकी इनकम हुई और इनकम में से आपने बचा लिया ज़्यादा, तो पैसा कम मूव होगा और उपभोग कम होगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर बचत और संग्रह करने की आदत ज़्यादा है तो गुणक कम हो जाएगा। पुराने कर्ज़ों को अगर चुकाने की बात हुई तो पुराने कर्ज़ों को चुकाया जाएगा तो उपभोग कम हो जाएगा। ज़्यादा होगा पुराने कर्ज़ों को चुकाना तो गुणक कम, पुराने कर्ज़े कम हैं तो गुणक ज़्यादा। निर्यात और आयात का प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी अर्थव्यवस्था से निर्यात ज़्यादा होता है तो वस्तुएं यहाँ से निकल कर आगे चली जाती हैं तो गुणक कम हो जाएगा। बाहर से चीज़ें हम ज़्यादा मंगाते हैं तो अगर यहाँ से हम जहाँ बाहर चीज़ें भेजेंगे तो पैसा आएगा तो गुणक की मात्रा बढ़ेगी, और बाहर से चीज़ें मंगाएंगे ज़्यादा तो पैसा बाहर चले जाएगा तो गुणक की मात्रा कम हो जाएगी। फिर अर्थव्यवस्था में अगर उपभोग पदार्थों की उपलब्धि ही कम है, जैसे आपने देखा लॉकडाउन में बाज़ार बंद हो गए थे और बाज़ार बंद होने की वजह से वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं थी, तो आपका खर्च करने की जगह ही नहीं बची तो खर्च कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं थी तो उपभोग, ये इसका अर्थ ये हुआ कि अगर उपभोग पदार्थों की उपलब्धि बढ़ जाती है तो ज़्यादा हो जाएगा गुणक, और अगर उपभोग पदार्थों की वस्तु उपलब्धि नहीं है तो उपभोग कम हो जाएगा तो खर्चा भी कम होगा, तो पैसा मूव भी कम करेगा, करेंसी मूव कम करेगी, गुणक कम हो जाएगा। गुणक की अवधि भी किस पर निर्भर करेगी कि लोगों को अगर इनकम जल्दी जल्दी प्राप्त होती है तो तेज़ी से इनकम खर्च होगी। जैसे किसान को 6 महीने में फसल आती है तो वो धीरे धीरे खर्च करता है पैसा आया हुआ, तो गुणक की अवधि बढ़ जाएगी। इसी प्रकार देश में अर्थव्यवस्था में अगर रोज़गार की व्यवस्था अच्छी है, लोगों को रोज़गार मिलता है और रोज़गार छिनने पर नया रोज़गार भी जल्दी से मिल जाता है तो गुणक ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। और कम है ऐसा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता तो लोग बचाएंगे पैसा, खर्च कम करेंगे, क्योंकि कल को रोज़गार छिन जाए तो फिर पता नहीं कब नया रोज़गार मिले, पैसा बचा के रखना पड़ेगा। ऐसे में गुणक की मात्रा कम हो जाएगी। सरकार अगर व्यय ज़्यादा करती है तो लोगों के पास इनकम आती है तो गुणक बढ़ जाएगा। सरकार टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो कम हो जाएगा गुणक, क्योंकि लोगों के पास रुपया कम बचेगा। अब देखिए, हमने सिंपल गुणक किया। अब सरकारी व्यय गुणक, अगर सरकार का व्यय भी हम शामिल कर दें तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, c प्लस आई प्लस जी, है ना। और उसी तरह से y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस आई है ना, और प्लस जी और ऐड कर देंगे। बस सारे में आप देखिए प्लस जी ऐड होता गया। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी हमने जोड़ दिया, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ने पर इनकम बदल जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर a प्लस आई प्लस जी और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी प्लस कर दिया अपॉन 1 माइनस बी। तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो चेंज इन इनकम क्या होगी, चेंज इन इनकम हमने 1 अपॉन 1 माइनस बी किया था गुणक, अब ये हो गया चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपॉन 1 माइनस बी, अर्थात चेंज इन इनकम ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी लाइक 1 अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है। फिर कर गुणक, कर की वजह से क्या होगा, जब टैक्स लगेंगे तो जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो गुणक बढ़ जाता है, और टैक्स लगेगा तो गुणक, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह अब गवर्नमेंट रुपया अंदर से ले लेती है अर्थव्यवस्था में से टैक्स के रूप में, तो गुणक घट जाएगा, है ना। तो ये होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी, यानी कि टैक्स की वजह से जो रुपया कम हुआ, प्लस आई प्लस जी। तो अब इसमें हम देखें कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी अपॉन, और बाहर क्या रखा, a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
ए तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, BT इज़ वो रुपया जो टैक्स की वजह से कम हो गया, और इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि क्या मतलब हुआ कि चेंज इन इनकम जो होगी ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी -B अपॉन 1 - B, है ना, क्योंकि इसमें हमने B क्या है यहाँ, -B क्या है, -B यहाँ पर वो पैसा जो कि उपभोग जो कम हो गया, किस वजह से, टैक्स की वजह से। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति 0.8 है और 10 करोड़ रुपए का टैक्स लग गया, तो गुणक क्या हो गया, कर गुणक होगा 0.8 अपॉन 1 - 0.8 इज इक्वल टू -0.8 अपॉन 0.2, इसका -4 आया, यानी कि 40 करोड़ रुपया कमी हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, 4 गुने। ठीक है, अब संतुलित बजट गुणक क्या होगा, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स बराबर हो जाए। जितना सरकार के पास इनकम आई उतनी ही सरकार ने वापस एक्सपेंडिचर के द्वारा लौटा दी। मान लीजिए सरकार को 10 करोड़ रुपया की वृद्धि हुई टैक्स लगाने से, और सरकार ने 10 करोड़ रुपया ही खर्च दिया, तो ये कहलाएगा संतुलित बजट गुणक। ठीक है, यानी कि 1/1 - MPC प्लस 1 MPM, राइट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला ये हो गया 1 - B प्लस -B अपॉन 1 - B। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट टैक्स अगर हो गया तो ये संतुलित बजट गुणक कहलाएगा। इसी प्रकार से आयात निर्यात वाला भी ओपन इकोनॉमी है, और उसमें आयात और निर्यात अगर बराबर होंगे तो बजट गुणक बराबर रहेगा, और अगर आयात ज़्यादा और निर्यात कम तो गुणक घट जाएगा, निर्यात ज़्यादा और आयात कम तो गुणक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब स्थैतिक गुणक और प्रायोगिक गुणक, दो तरह के गुणक होते हैं। तो स्थैतिक में हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लेते हैं, और प्रायोगिक में हम पूरी उस अवधि को काउंट करते हैं। तो स्थैतिक गुणक में हमने 1/1 - B किया। मान लीजिए संतुलन आमदनी 450 रुपये है और उपभोग फलन T+1 40 प्लस 0.8Y और निवेश 50 रुपये। ऐसी स्थिति में निवेश व्यय में 30 रुपये की वृद्धि से स्थैतिक गुणक की दशा में संतुलन आय का स्तर क्या होगा। अब इसको हम ऐसे देखें कि y T+1 यानी एक स्थिति है y की, इनकम एक समय में, है ना, तो CT+1 प्लस IT+1, ये हमने ऊपर से लिया 40 प्लस 0.880Y T+1 प्लस 50 प्लस 3, है ना, फॉर्मूला में हमने इम्प्लीमेंट किया, तो ये हो गया 120 प्लस 0.8Y T+1, यानी कि 120 रुपये जिससे नई आय 120 × 5 600 रुपये होगी। यह अवधि T+1 स्थिर रही है, तो YCI सभी T+1 के लिए दर्शाए गए हैं, है ना। अब जो प्रायोगिक गुणक है उसमें हम देखें इसको, एक अवधि, दूसरी अवधि, तीसरी अवधि, ये सारी अवधियों के हिसाब से हम देख रहे हैं इसमें, है ना। अब पहली अवधि में 480 रुपये, फिर दूसरी अवधि में वो 504 रुपये, फिर तीसरी अवधि में 523 रुपये। इस प्रकार से हर अवधि में बढ़ता हुआ हम इसको दिखा सकते हैं। अब हम सुपर मल्टीप्लायर की बात करें। सुपर मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि 1/1 - MPC माइनस 1 - MPI, है ना, तो कंजम्पशन की वजह से और इन्वेस्टमेंट की वजह से। इसको हम देखें अगर 1/1 - C, जो हमारा कंजम्पशन MPC है वो मान लो 0.6 है और MPI 0.2 है, तो ये क्या हो गया 1/6 और 2 8 हो गए, है ना, एक में से 8 गया तो 0.2 बचा, तो 5 हो गया गुणक। सुपर मल्टीप्लायर का मतलब है कि दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मल्टीप्लायर जो है, मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर अर्थव्यवस्था के
में तेज़ी से, कितनी तेज़ी से अर्थव्यवस्था चलेगी, ये डिसाइड करता है। ठीक है, गुणक और त्वरक दोनों का प्रभाव हम देख सकते हैं, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये आप इसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो आप